Hello, students. How are you all? We are going to start our chapter number 12, that is electricity. Chapter number 12. Okay, that is nothing but electricity. So, this is chapter number 12 of class 10th CBSE. जैसे कि तुम सबको पता है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसको हम बेसिकली रिवीजन क्लास भी लेट कर सकते हैं. ठीक है, रिवीजन क्लास. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स. सो बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी वी शुड नो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक वर्ड आता है चार्ज. अब अगर मैं पूछूं कि चार्ज क्या होता है, आई मीन बेसिकली चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको लिखते हैं इट इज द स्मॉल पार्टिकल. इट इज द स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम. इट कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव. ओके, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. और एक चार्ज होता है, एक स्मॉल पार्टिकल होता है. और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटम में. एटम का सबको याद है ना, ये एटम होता था, ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव. और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव. तो ये एग्जाम्पल हो गए. एक आता है न्यूट्रॉन. इसका चार्ज कितना होता है? 0. पता है ना सबको, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है. और ये जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे मिलता है हमें? न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर. अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो ये एक हमारा सपोज करो एटम है, बड़ा सा एटम, और बीच में ये न्यूक्लियस है. इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस. और इसको पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम एटम. तो इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज होता है 0. और इनके जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व जो करते रहते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं और उनका चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा नॉलेज थी तुम्हारे काम की सिर्फ इतनी है यहाँ तक. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. तो जब हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो उस केस में जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ इलेक्ट्रिक करंट को, तो बोलेंगे सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर. तो अगर मैंने एक ये कंडक्टर ले लिया, सपोज करो एक ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड, और इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. क्या फ्लो कर रहे हैं? चार्जेस. मैंने सपोज करो इलेक्ट्रॉन मान लिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन. इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर की तरफ. ठीक है, तो जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या प्रोटॉन फ्लो करते हैं, तो उस केस में एक कंडक्टर के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर. ठीक है, सिंपल है. और इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर. एम्पियर माने ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे एम्पियर नाम के, उन्होंने डिस्कवर किया था. तो इसकी जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर रख दी मतलब. ठीक है,
तो अब आगे हम देखते हैं, एक छोटा सा लॉ आता है यहीं पे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले हमें बेसिकली ये देखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और करंट और वोल्टेज, पोटेंशियल मीटर, वो वगैरह वगैरह हम चीज़ अभी देखेंगे उसके बाद। पहले यहाँ पे देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। और आई को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है? क्यू अपॉन टी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर होता है। तो अब अगर इसमें से चार्ज फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो हमको पता है कि चार्जेस की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो वो होता है क्यू। क्यू मतलब चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और टी मतलब टाइम, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। अगर हम एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल ऐसे लेके समझ सकते हैं कि सपोज करो मेरे पास 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज है। कूलम मतलब होता है यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, याद रखना, यूनिट ऑफ चार्ज। जो ये कूलम है ये चार्ज की यूनिट है, ठीक है। अब मैंने मान लिया, सपोज करो मेरे पास क्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज, ठीक है। और वो टाइम की वैल्यू दे रखी है मेरे को 3 सेकेंड। कितने टाइम की वैल्यू? 3 सेकेंड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है ना। तो अगर मेरे को इस केस में करंट फाइंड करनी होगी, करंट मतलब आई, तो वो क्या होगी? क्यू अपॉन टी। अब क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻³ अपॉन टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो इससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0.66, है ना, तो 0.66 × 10⁻³ एम्पियर। और एम्पियर किसकी यूनिट होती थी? आई की, तो इसलिए मैंने इसकी यूनिट को लिखा एम्पियर। तो सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया ये, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, हम खुद डेवलप करेंगे कि कैसे लिख के आने पेपर में। हमने पढ़ा है जो उसका फॉर्मूला होता है करंट का, आई का, वो होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू अपॉन टी होता है। और यहाँ पे क्यू क्या होता था? चार्ज। और टी होता था टाइम। और आई होता था करंट, ठीक है। आई क्या था? करंट। तो अब हमने देखिए कि करंट जो होता था वो चार्ज पर यूनिट टाइम के इक्वल होता था। तो अब अगर मैं देखूं, मैं बोलता हूं लेट क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर मैंने चार्ज 1 कूलम ले लिया और टाइम भी 1 सेकेंड ले लिया, तो मेरी इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ऊपर, तो क्या आएगी इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद? तो मेरा जो आई होगा वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/1, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/1 क्या होता है? 1 एम्पियर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 एम्पियर करंट कैन बी डिफाइंड एज 1 ampere current can be defined as the rate of flow of charge, the rate of flow of charge per unit time, the rate of flow of 1 कूलम चार्ज कर लेना ना, 1 कूलम चार्ज किया था ना हमने यहाँ पे, देखो 1 कूलम चार्ज सही रहा। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में। तो हमारी जो डेफिनेशन बनेगी 1 एम्पियर की वो इतनी बनेगी। और वो कैसे बनी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव करके भी बता दिया, ठीक है। ये वाला आई इक्वल टू मैंने क्यू और टी की वैल्यू 1 सेकेंड ली थी, और उसी से ही मैंने 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन
बता दी कि दी 1 एम्पियर करंट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को अगर हम फ्लो कराते हैं तो जो करंट होगा वहाँ पे वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ और आती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है वोल्टेज। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, पता है ना, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, सब लोगों ने बैटरी देखी होगी, बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है हमारी बैटरी। तो जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज, उतना ही हमारी करंट ज़्यादा होती है। ये हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, जस्ट अ सेकेंड, या ये हमने ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारा यही कहता है कि जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा करंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, दोस्त, किसका, करंट का, मतलब कि सपोर्टिव है, सपोर्टिव, सपोर्ट करता है। और यही हमने ओम्स लॉ में बताया था। और अब दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था आपको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की अगर एक लाइन में डेफिनेशन लिखे तो इट इज द अपोजिशन टू द करंट, और अपोजिशन की जगह ये भी लिख सकते हैं ऑब्स्टेकल, मतलब कि ये हमारी करंट को फ्लो होने से रोकता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम। क्या होती है, ओम। तो ओम्स लॉ ने एक और फॉर्मूला दिया था, ओम्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था कि रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पता है, तो उसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता था, क्या, कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, बेसिक है ये, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से, इस वाले फॉर्मूले से ही। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई। अब V क्या है यहाँ पे, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब होता है रुकावट, रुकावट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे करंट को रोकता है, फ्लो होने से रोकता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, क्योंकि ये हमारे करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, हमने करंट पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी है ना आज। तो ये हम शुरू से एक बार देख लेते हैं, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का CBSE बोर्ड का चैप्टर 12 है, साइंस का। ठीक है, साइंस का, और बेसिकली साइंस में देखें तो ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हमने देखा चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज से स्टार्ट होता है। चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल कैसे भी हो सकता है। और फिर मैंने एग्जांपल लिया था एक एटम का। ठीक है, एटम का एग्जांपल लेके बताया था कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। फिर उसके बाद यूनिट बताई थी मैंने, करंट की यूनिट। फिर चार्ज आया था, चार्ज की यूनिट बताई थी कूलम,
टाइम आया था, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला बताया था, है ना, याद है। फिर डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, स्टार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है 2 नंबर में, 1 नंबर में अक्सर आ जाती है। तो जब आए ना तो ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, और ये जो छोटा सा डेरिवेशन टाइप में है ये भी लिखना है, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस और करंट मैंने पहले डिफाइन कर दिया था। ओम्स लॉ से हमारा ये वाला फॉर्मूला आया था, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हमेशा करंट को फ्लो होने से रोकता है, तो ये एक ऑब्स्टेकल है टू द करंट, ऑब्स्टेकल टू द करंट, या फिर अपोजिशन टू द करंट। और ठीक है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक